नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है भोरम दे इंस्पायर एजुकेशन हब कोचिंग क्लासेस में। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि ठाकुर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है महान योद्धा, हिंदू हृदय सम्राट, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप के बारे में ऐसा कुछ जानकारी तो है नहीं, जानकारी देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में चाहे वो भारत हो, भारत के साथ साथ विश्व का, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सबको उसके बारे में जानकारी होता है, सबको उसके बारे में जानकारी है। तो जानकारी आप सबको पहले से है, लेकिन कुछ जानकारी और आप लोग से साझा करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक में महाराणा प्रताप के बारे में। और महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात शेयर कर देना चाहता हूं कि जो प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है, यदि उसके बारे में जो चर्चा करेंगे उसमें यदि शब्द चयन में यदि कोई त्रुटि हो जाता है तो उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतना बड़े जो वीर हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए कोई शब्द होता नहीं है। तो शब्द प्रयोग में यदि कुछ त्रुटि हो जाता है तो उसको क्षमा करेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में। तो देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1540 में। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में। और इसके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम है उदय सिंह और माता का नाम है जयवंताबाई सोनगरा। माता जी का नाम जयवंताबाई सोनगरा, पिताजी का नाम उदय सिंह है। जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। और जिस किले में उसका जन्म हुआ था वो किला है कुंभड़गढ़ का किला। और जहाँ पे सबसे पहले जो महाराणा प्रताप है उसका राज्याभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था, वो है गोगुंदा का किला। तो गोगुंदा में होता है राज तिलक। इनका जन्म हुआ था कुंभड़गढ़ में। बचपन का नाम इसका ऐसा कुछ बचपन का नाम मिलता नहीं है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार ये बोलते हैं कि इनका बचपन का नाम किक्का था करके। बचपन का नाम क्या था? किक्का था। और जिसके साथ इसका विवाह हुआ था, वैसे तो उस समय के जो राजपूत राजा थे या फिर कोई भी राजा थे, बड़े बड़े जो शासक होते थे, उनकी बहुत सारी रानियां होती थी और एक मुख्य पटरानियां होती थी। उसी मुख्य पटरानी का नाम क्या था? अजबदे पवार। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे हम लोग। देखते हैं महाराणा प्रताप का एक पूरा सामान्य जीवन परिचय था। अच्छे विस्तार से हम लोग देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो माता का नाम क्या हो जाएगा? जयवंताबाई सोनगरा। और जयवंताबाई सोनगरा जो है, जयवंताबाई जो सोनगरा है वो है अखेराज सोनगरा की पुत्री। अखेराज सोनगरा की पुत्री, अखेराज सोनगरा की पुत्री है कौन? जयवंताबाई सोनगरा। उसके जो पिताजी हुए कौन? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिताजी हुए कौन? राणा उदय सिंह। जन्म होता है इसका 1540 में। 9 मई 1540 में जन्म हुआ किसका? महाराणा प्रताप का। लेकिन अभी जब से सोशल मीडिया आया है, जब से सोशल मीडिया आया है तब से हम लोग देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जयंती है वो अलग अलग दिवस में मनाते हैं। अलग अलग दिवस में हम लोग मनाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि कुछ व्यक्ति कोई अलग दिन उसका जन्म दिवस मनाते हैं, कुछ व्यक्ति उसका जयंती कुछ अलग दिन मनाते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि 9 मई 1540 को इसका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। तो ये है ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार से। जो अंग्रेज एक है, देखेंगे अंग्रेज टाट ने बताया था कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप क्या हुआ है? जन्म हुआ है करके। लेकिन उस समय भारत में ऐसा कोई डेट वाला तो था नहीं। तो जो राजस्थान के रहते हैं या फिर जो क्षेत्रीय हैं
वो लोग मानते हैं, जैसे हमारे घर में जो माता लोग मानते हैं, वो लोग था, इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीय को, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीय को किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। इसीलिए कई व्यक्ति मनाते हैं 9 मई 1540 को, और कई व्यक्ति जो मनाते हैं ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाते हैं। इसीलिए महाराणा प्रताप का जन्मदिन अलग अलग डेट में मिलता है। उसके बाद देखिए इसका बचपन का नाम क्या था? किक्का। बचपन का नाम क्या मिलता है? किक्का। लेकिन ऐसा कोई बचपन का नाम था ही नहीं, लेकिन पुस्तक में इसको लिख दिया गया है, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि उसका बचपन का नाम क्या था? किक्का। किक्कम का मतलब होता है जो मेवाड़ है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, मेवाड़ या पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी यदि बच्चा है, उस बच्चे को ही बोलते हैं क्या? किक्का। लेकिन हम लोग के पुस्तक के अंतर्गत लिख दिया गया है कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम किक्का है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? किक्का। उसके बाद आएगा कौन? इसका पत्नी। पत्नी कौन है? अजब दे पवार। अजब दे पवार। ये अजब दे, दे मतलब होता है राजस्थानी भाषा में देवी को ही दे बोलते हैं, तो अजब देवी पवार, तो उसी को बोलते हैं कि अजब दे क्या है? ये पवार है करके। इसका पूरा नाम है अजब देवी पवार। अजब देवी पवार ये थे गुजरात राज्य के, गुजरात के थे, इनका शादी हुआ था। जिस समय राज तिलक हुआ है किसका? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का पहले राज तिलक होता है गोगुंदा के किले में, उसके बाद फिर से एक बार और होगा इसका राज्य क्या होता है? कुंभलगढ़ के किले में क्या होगा? इसका राज तिलक होगा। अब देखते हैं, तो उनका सामान्य जीवन परिचय हो गया। जीवन परिचय हुआ किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप राजा कैसे बनता है, मतलब राज तिलक कैसे होगा, राजा कैसे बनेगा? देखते हैं कौन? महाराणा प्रताप। तो एक सन याद रखना है, इसका जन्म तो हो गया था 1540 में, 1540 ईस्वी में जन्म हो गया था किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। उसके बाद देखना है 1500, एक सन याद करने, 1568, 1568, और 1568 आता है, इस समय होता है मेवाड़ का तीसरा साका। इसी समय होता है मेवाड़ का तीसरा साका। यहां पे देख लेते हैं, पहला साका हुआ था राजस्थान का। राजस्थान में पहला साका हुआ था, राजस्थान में पहला जो साका हुआ था वो किया था कौन? हमीरदेव। हमीरदेव ने किया था राजस्थान का पहला साका। हमीरदेव ने किया था राजस्थान का पहला साका, और ये किया था 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में। इस समय जो आक्रमणकारी थे, आक्रमणकारी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण किए थे, इसलिए क्या किया गया था? साका किया गया था। देखना है कि साका है क्या, साका होता क्या है, तो देखना है साका क्या होता है। हम लोग को पहले से पता होता है, कहीं हम लोग ने अपनी स्कूली टाइम में स्कूल में पुस्तक में पढ़े हैं, या फिर कोई मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें होता है क्या? जौहर। क्या एक शब्द सुनते हैं? जौहर। हम लोग देखते हैं कि माता पद्मिनी ने कैसे जौहर प्रथा को अपनाया था, या फिर कोई भी वीर शहीद हो जाते थे युद्ध स्थल में, तो उनकी जो महिला होती थी वो अपने आप को पवित्र रखने के लिए कैसे जौहर प्रथा का क्या अनुसरण करती थी, तो उसी को देखना है साका। तो साका दो जगह से मिलकर बनता है। यदि एक कोई जौहर करेगा, और उसके बाद होता था एक केसरिया। एक क्या होगा? केसरिया। केसरिया और साका दोनों यदि एक साथ हो रहा है, केसरिया और जौहर दोनों यदि एक साथ होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साका। केसरिया का होता था जब यदि शत्रु का सेना बहुत बड़ा है, शत्रु बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और राजा या फिर शासक को लगने लगता है कि अब मैं इस युद्ध में सफल नहीं हो पाऊंगा, या फिर मेरा हार निश्चित है,
ऐसा उसको लगने लगता था, तब क्या करते थे जो राजपूत राजा थे या फिर उस समय के जो शासक हुए हैं, जो राजा होते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने प्रजा के हित के लिए या फिर अपने राज्य के हित के लिए, ये जानते हुए भी कि इसमें मेरा पराजय है करके, केसरिया वस्त्र धारण करके अपने घर से युद्ध स्थल के लिए निकलते थे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केसरिया। और जो रानियां होती थी, जो पटरानियां होती थी, या फिर जो शासक की जो राज्य की कन्याएं होती थी, उनको लगने लगता था कि अब इस युद्ध में उसका जो पति है या फिर जो राजा है उसका जीत संभव नहीं है। तो अपने आप को पवित्र रखने के लिए अपने आप को पवित्र रखने के लिए सामूहिक रूप से अग्निकुंड में क्या कर लेते, प्रवेश कर ले जाते थे। उसे बोलते हैं हम लोग क्या, जौहर प्रथा। तो यदि जौहर और केसरिया दोनों एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साका। तो राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में, क्योंकि इस समय आक्रमणकारी आए थे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के आए थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आए थे, ये आक्रमणकारी था। इसी आक्रमणकारी से बचने के लिए हमीरदेव ने क्या किया था, केसरिया किया था। हमीरदेव ने क्या किया था, केसरिया किया था। और जो रानी थी, रानी का नाम था रंग देवी। तो रंग देवी और अन्य इनके जो साथी थे, अन्य जो रानियां थी, अन्य रानियों के साथ क्या किया था इन्होंने, जौहर किया था। और केसरिया और जौहर दोनों को एक मिला क्या बोलते हैं, साका। तो ये पहला हो गया था। हमीरदेव कहाँ का था, लेकिन पूरे राजस्थान का था। लेकिन मेवाड़ का पहला साका कौन किया था, मेवाड़ का पहला साका साका का मतलब वही होता है कि अपने आप को, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए क्या करते थे, केसरिया करते थे कौन, पुरुष लोग, और महिला लोग करते थे क्या, जौहर। ये 1301 में पहली बार हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इसी समय 712 ईस्वी तक जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो लोग भारत में आए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जिस समय किए थे, तो देखते हैं कि जैसे मुगल आए थे या फिर उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत थे, तो सल्तनत जब आक्रमण करते थे किसी राजा के ऊपर, यदि राजा क्या हो जाते थे, पराजित हो जाते थे, तो पराजित जब हो जाते थे तो उनके जो महिला थी या फिर जो बच्चे थे उनके साथ क्या करते थे, अत्याचार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। और इन्हीं दुर्व्यवहार से अपने आप को पवित्र रखने के लिए जो उस समय की रानियां होती थी वो लोग क्या करते थे, जौहर प्रथा को अपनाते थे। तो देखते हैं कि चित्तौड़ का पहला साका किसने किया था। चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला साका। और इस साका से एक मूवी में इसका मतलब साका शब्द का प्रयोग भी किया गया था। मूवी का तो नाम तो नहीं पता, लेकिन उसमें जो विलन का किरदार किए थे वो थे अमरीश पुरी साहब, और जो हीरो का किरदार किए थे उसमें शायद अजय देवगन थे। उसी में अमरीश पुरी द्वारा यह बोला जाता है कि साका मारा जा सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। साका का मतलब वही है कि किसी के अधीनता स्वीकार करने से या फिर उनके सेना कम होते थे, उनको पता चल जाता था कि अब मेरा पराजय निश्चित है करके, तो फिर वीर पूर्वक अपने आप का क्या करते थे, लड़ते थे, वीरता पूर्वक क्या करते थे, लड़ते थे और वीर गति को प्राप्त हो जाते थे या फिर शहीद हो जाते थे। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, साका। तो चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का जो राजा था, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का जो राजा था वो था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह था। इस समय तक पूरे भारत में, फिर भारत के अधिकांश क्षेत्र में सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अधिकार था। और दिल्ली सल्तनत के इस समय जो सुल्तान था, सुल्तान कौन था, खिलजी वंश का शासन चल रहा था। खिलजी वंश का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इसी आक्रमण से बचने के लिए राणा रतन सिंह ने किया था केसरिया, और जो माता पद्मनी होती है, माता पद्मनी, पद्मनी देवी, इन्होंने किया था सामूहिक रूप से, क्या किया था, जौहर प्रथा को अपनाया था। तो केसरिया किया था राणा रतन सिंह ने, और जौहर किया था पद्मनी देवी, और जो अन्य रानियां थे वो सभी लोग एक साथ क्या किए थे, जौहर प्रथा को अपनाए थे, और दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, साका। तो ये हुआ था चित्तौड़ का पहला साका। लेकिन हम लोग को याद करना है एक सन, हम लोग देख रहे थे क्या, हम लोग को एक सन याद करना है, कौन सा, 1568। 1568 ईस्वी को हम लोग को याद करना है, क्योंकि इसी समय हुआ था राजस्थान का तीसरा शाखा, राजस्थान का तीसरा साका, राजस्थान का तीसरा शाखा हुआ था। और इस शाखा में, तीसरा जो शाखा हुआ था, इसमें एक क्या होगा, केसरिया होगा, और एक क्या होगा, जौहर होगा। केसरिया होगा और जौहर होगा। जिस समय ये शाखा हो रहा था राजस्थान में, मतलब मेवाड़ चित्तौड़ का, ये चित्तौड़ में हो रहा है तीसरा। तो चित्तौड़ का जो शासक था वो था उदय सिंह, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह था। और जो केसरिया किया था, राणा उदय सिंह क्या था, शासक था। केसरिया किया था जगमल ने, सॉरी फतेह सिंह ने, फत्ता ने किया था, फत्ता ने क्या किया था, केसरिया किया था। और जो उसकी पत्नी है, फत्ता की पत्नी था, इन्होंने क्या किया था, जौहर किया था। क्या किया था, जौहर किया था। लेकिन राणा उदय सिंह ने शासक बस था, ये केसरिया वगैरह नहीं किए थे। इन्हीं के समय हुआ था तीसरा साका, राजस्थान का तीसरा साका हुआ था 1568 में। समय बीतता जाता है, उसके बाद एक सन आएगा 1572, और 1572 में राणा उदय सिंह का हो जाता है मृत्यु। होली का दिन था, उसी समय से क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाता है। सन था 28 फरवरी, 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को राणा रतन सिंह का हो जाता है क्या, मृत्यु। राणा रतन सिंह का हो जाएगा क्या, मृत्यु। राणा रतन सिंह का हो जाता है क्या, मृत्यु। होली का दिन था। इसी समय जो राणा रतन सिंह थे, अपने जीते जी अपना उत्तराधिकार चुन लिए थे, अपने जीते जी अपना उत्तराधिकार चुन लिए थे, और वो चुने थे अपने बेटे जगमाल को। किसको चुने थे, जगमाल को। तो जगमाल को अपना उत्तराधिकार चुने थे, मतलब नेक्स्ट राजा राणा कौन बनने वाला था, जगमाल। इसका अंतिम संस्कार किया जाता है रतन सिंह का। जब अंतिम संस्कार कार्यक्रम में गए हुए थे सभी व्यक्ति, देखते हैं जो दाह संस्कार होता है उसमें आसपास के जो जानकार है, पहचान वाले हैं, रिश्तेदार सभी लोग आते हैं। तो उसी में आए हुए थे सभी लोग। देखते हैं कि प्रताप भी उसमें गए थे। उस समय जो राजपूत काल था, राजपूत शासक थे, उसमें ये नियम था कि जो अगला राजा बनेगा, जो अगला राजा बनेगा, वो पिताजी के या फिर जो राजा है उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाते थे, उनके दाह संस्कार में भाग नहीं लेते थे, और न ही अपने बाल कटवाते थे, न ही अपने क्या करते थे, बाल कटवाते थे। क्योंकि मानना था कि जो राजा है वो कभी निराश नहीं होना चाहिए, राजा कभी दुखी नहीं होना चाहिए, ये सब मानना था। इसीलिए जगमाल कहाँ नहीं गए थे, अंतिम संस्कार में जगमाल नहीं गए थे, जगमाल नहीं गए हुए थे। अब प्रताप गए थे अपने भाइयों के साथ, लगभग प्रताप लोग 17 या 16 भाई थे, क्योंकि उस समय जो राजपूत राजा थे उनका एक तो पटरानी होती थी और बहुत सारी क्या होती थी, रानियां होती थी। इतिहास में भ्रांति ही फैला जाता है कि उस समय के जो राजा थे वो 3, 4 या 5 शादी करते थे करके। अभी कुछ नए जो हैं, कुछ नए व्यक्ति हैं जो शायद इतिहास को अच्छे से नहीं पढ़े हैं,
वो लोग उसको थोड़ा से अलग दृष्टि देखते हैं कि उस समय के जो राजा महाराजा थे वो 2-3 क्या करते थे, शादी करते थे, एक तंज भी कसते हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि उस समय जो राजपूत राजा थे, फिर कोई भी राजा रहे हो, राजपूत हो या फिर कोई भी राजा हो, उस समय 3-4 शादी करने का कारण ये था कि युद्ध लड़ते थे कौन, राजा लोग। युद्ध में जाते थे कौन, राजा लोग। अब उस समय जब युद्ध में जाते थे तो कई अधिकांश राजा क्या थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, शहीद हो जाते थे। तो राज्य जो है खाली ना हो, यदि 1-2 शादी होगा तो फिर राज्य क्या हो जाएगा, बिना राजा का हो जाएगा, राज्य क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसी से बचने के लिए 2-3 क्या करते थे, विवाह करते थे, शादी करते थे, ताकि कभी भी जो राजा है फिर राजकुमार उत्तराधिकारी का जो पद है वो खाली ना रहे। कोई भी राज्य में देखना या फिर कोई भी वर्तमान में भी देश में भी देखते हैं, यदि दुर्घटनावश कोई देश का जो प्रमुख रहता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसका पद किसी कारणवश खाली हो जाता है। अब ये तो पता नहीं रहता कि अगला शासक कौन बनेगा, कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। लेकिन जब राजा महाराजा थे तो उसको पता था उस समय कि अगला राजकुमार कौन, राजा कौन बनने वाला है करके, अपने में से राजकुमार में से देख लेते थे। तो अभी भी देखते हैं हम लोग कि कोई भी देश का प्रमुख होता है, जैसे कई जगह राष्ट्रपति होता है, कई जगह प्रधानमंत्री होता है, उनका पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो तत्काल उसके पद में किसी न किसी को क्या कर देता है, आसीन कर दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कार्यवाहक, चाहे राष्ट्रपति हो या फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो, मतलब प्रधानमंत्री अपने में से किसी को चुन लेते हैं, ताकि जो राजा है या जो देश का प्रमुख है, मुखिया है, वो पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। ये ऐसा किस लिए करता है, क्योंकि जो आसपास के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, जो शत्रु देश होते हैं, वो लोग कभी भी राजा का पद, मुखिया का पद खाली होता है तो आक्रमण कर देते थे। इसी से बचने के लिए सब ये करते थे। तो जगमाल क्या बना देते हैं, राजा बनाने के लिए बोल दिए थे कौन, रतन सिंह। अंतिम संस्कार में गए हुए थे कौन, प्रताप, और प्रताप के साथ उनके अन्य भाई भी थे, सभी लोग गए हुए थे। तो देखते हैं अभी अंतिम संस्कार जब होता है, शमशान घाट में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ आपस में जो रिश्तेदार आए रहते हैं, जान पहचान कुछ व्यक्ति आते हैं। तो मेवाड़ का राजा था तो आसपास के राजा जाहिर सी बात है कि आए हुए थे। उसी समय सबके बीच में चर्चा हो रहा था कि प्रताप आया है तो अगला राजा कौन बन रहा है करके, जबकि अगला राजा किसको चुन दिया गया था, जगमाल को। जगमाल को क्या कर दिया गया था, अगला राजा चुना गया था। तो जो इसके प्रताप थे, प्रताप के जो ननिहाल में से किसी एक व्यक्ति ने बोला था कि जो रतन सिंह है उसका सबसे बड़ा बेटा कौन हुआ, तो सबसे बड़ा बेटा होता है कौन, प्रताप। रतन सिंह का सबसे बड़ा बेटा कौन होता है, प्रताप। या फिर बोलते हैं कि रतन सिंह के जितने भी पुत्र थे, जितने भी संतान थे, सब में योग्य कौन हुआ, सब में योग्य कौन होते हैं, प्रताप। तो फिर राजा जगमाल को क्यों बनाया जा रहा है, धीरे धीरे यह बात फैलता है, मंत्रीगण के पास जाता है और उस राज्य के सभी व्यक्ति के पास ये धीरे धीरे बात क्या होता है, फैलने लगता है। उसी में आए हुए थे एक महान व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत। इनका नाम कृष्णदास है, चुंडावत इनके जो पूर्वज थे, चुंडा के क्या थे, ये वंशज थे, इसलिए इसके नाम के आगे लगता है क्या, चुंडावत। और इस चुंडावत को, कृष्णदास चुंडावत को, फिर चुंडावत के जितने भी वंशज थे, मेवाड़ के अगला राजा कौन बनेगा, इन्हीं को क्या था, अधिकार था। मेवाड़ का राजा कौन बनेगा, ये सब फैसला लेने का अधिकार किसका था, चुंडावत को। देखते हैं चुंडावत कौन है। एक मेवाड़ में एक राजा हुए थे, मेवाड़ में एक राजा हुए थे, मेवाड़ में क्या हुए थे, एक राजा हुए थे। राजा का नाम क्या था, लाभ सिंह। क्या था, लाभ सिंह। लाभ सिंह राजा हुए कहाँ, मेवाड़ का। इसी समय इधर मारवाड़ की जो राजकुमारी थी हंसा देवी, हंसा देवी, हंसा देवी, हंसा देवी और लाभ सिंह दोनों का इनके क्या होता है, विवाह होता है। हंसा देवी और लाभ सिंह दोनों का क्या होता है, विवाह होता है। विवाह होने के बाद इनका 2 पुत्र देखते हैं, एक का नाम था क्या, चुंडा,
एक का नाम था क्या, चुंडा, और एक का नाम क्या था, मोकल। एक का नाम क्या था, मोकल। इनका होता है, योग्य था कौन, चुंडा, लेकिन चुंडा राजा बनने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। चुंडा क्या करते हैं, राजा बनने से मना कर देते हैं, और राजा किसको बना दिया जाता है, मोकल को। मोकल राजा बन जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी लेता है कौन, चुंडा। चुंडा पूरा सुरक्षा क्या क्या लेता है, जिम्मेदारी लेता है। और जिम्मेदारी लेने के पास ये एक मेवाड़ के पास एक जगह है सलुम्बर। मेवाड़ के पास एक जगह क्या, सलुम्बर। सलुम्बर चले जाते हैं और वहीं रहते हैं कौन, चुंडा। और इन्हीं के वंशज हुए कौन, ये कृष्णदास चुंडावत। तो इनका नाम था कृष्णदास, और चुंडावत का वंशज इसको बोलते हैं कृष्णदास चुंडावत। कहाँ के थे, सलुम्बर के। तो इनको अधिकार था कि मेवाड़ का राजा या फिर राणा कौन बनेगा, ये पूरा अधिकार कौन था, इन्हीं पे था। तो ये बोलता है कि राणा कौन होना चाहिए, प्रताप होना चाहिए। इसका एक कारण और बताते हैं कि जो प्रताप है वो युद्ध स्किल में, युद्ध कौशल में क्या है, पूरा माहिर है, अच्छे से फैसला ले सकते हैं। साथ साथ प्रजा हितैषी है, प्रजा उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। बात कब का है, 1572 का। 1572 का। इसी समय क्यों क्या हुआ था, रतन सिंह का क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है। रतन सिंह का क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है। और इस समय भारत में जो मुगल, क्योंकि भारत में इस समय मुगल आ गए थे, तो मुगल जो बादशाह थे, मुगल बादशाह कौन थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। भारत में कौन थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत में क्या शासन कर रहे थे। अब एक कारण था क्योंकि जो शासक जो अकबर, बादशाह अकबर थे, बहुत बड़े शक्तिशाली थे, और मेवाड़ बहुत छोटा सा हिस्सा था। राजस्थान के छोटा सा हिस्सा कौन था, मेवाड़। तो वहां के शासक, राजा बनने वाले, राणा बनने वाले कौन है, प्रताप राजा बनने वाले हैं। तो जो कृष्णदास चुंडावत है वो बोलते हैं कि ये पूरा भारत थोड़ा सा देख लेते हैं। ये उस समय का भारत नहीं है, ये भारत वर्तमान भारत है। उस समय जो भारत था उसका जो चित्र अलग था। वर्तमान में भारत है, ये दिल्ली, दिल्ली से लेकर पूरा ये बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा तक, यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक, पूरा आंध्र प्रदेश तक, पूरा गुजरात होते हुए ये पूरा वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से तक, यहाँ शासन कर रहा है कौन, बादशाह अकबर। कौन कर रहा है, बादशाह अकबर क्या कर रहा है, यहाँ पे शासन कर रहा है। और यहीं पे राजस्थान में छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा था राजस्थान के ही कुछ हिस्से में, छोटा सा हिस्सा क्या था, मेवाड़। क्या है, मेवाड़। जहां का राणा कौन बन गया है अब, कौन बनने वाला है, राणा प्रताप। राणा बनने वाले कौन है, प्रताप। तो जो कृष्णदास चुंडावत है बोलते हैं कि इतना योग्य व्यक्ति होते हुए भी इतना बड़े राजा के साथ क्या भी विद्रोह कर ही रहा है, आक्रमण हो रहा है, किसका, बादशाह का आक्रमण हो रहा है। तो उसको भी ध्यान रखते हुए किसको बनाना चाहिए, प्रताप को बनाना चाहिए। तो सभी मंत्रीगण सहमत हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो मेवाड़ की जनता थी वो सब सहमति से बोलते हैं कि हम लोग का राणा कौन बनना चाहिए, राजा कौन बनना चाहिए, प्रताप बनना चाहिए करके, प्रताप बनना चाहिए। उधर महल में तो बैठे हुए कौन, जगमाल। जगमाल बैठे हुए थे कि जैसे ही अंतिम संस्कार करके आएंगे फिर मेरा क्या हो जाएगा, राज तिलक होगा, मेरा तिलक होगा और मैं क्या बन जाऊंगा, राणा बन जाऊंगा करके। लेकिन इधर से नारा लगते हुए जा रहा है कि हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो। नारा लग रहा है क्या, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो करके। बैठे हुए थे अंदर में कौन, जगमाल। जगमाल को पता चलता है कि मंत्रीगण द्वारा बताया जाता है कि आप राणा नहीं बनने वाले हो, आपके जगह राणा कौन बनने वाला है, प्रताप। प्रताप क्या बनाया जा रहा है, राणा। ये उस समय का बात है जब पूरा राजस्थान में चल रहा था राजतंत्र। राजस्थान में राजतंत्र चल रहा था और एकमात्र ऐसा अकेला राणा हुआ प्रताप, जिसको जनता ने क्या बनाया था, राणा बनाया था। क्योंकि इसके पिता रतन सिंह ने तो जगमाल को क्या बना दिया था, राणा बना के घोषणा करके चले गए थे। तो प्रताप को वहां की जनता ने बनाया था क्या, राणा। तो ये राजतंत्र होते हुए क्या, गणतंत्र में राजा बने हुए थे कौन, प्रताप। इतने शक्तिशाली हुए, इसीलिए इसका नाम क्या लगता है, राणा। तो था, राणाओं में भी क्या
इसलिए बोलते हैं इसको क्या, महाराणा प्रताप। जैसे देखते हैं देव बहुत सारा होता है, देवता जैसे देव बहुत सारा होता है, उस देव में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, भगवान शंकर, इसीलिए बोलते हैं कि महादेव, देव में भी क्या श्रेष्ठ। तो राणाओं भी श्रेष्ठ कौन हुए, प्रताप, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इनका क्या होता है, नाम पड़ता है। तो तत्काल इनका राज्याभिषेक गोगुंडा में होता है। गोगुंडा के किला में क्या होता है, तत्काल इनका, गोगुंडा किले में इसका तत्काल उसी समय क्या होता है, इनका राज्याभिषेक होता है। लेकिन कुछ समय बीतेगा, बीतने के बाद राज तिलक अच्छे से होगा, धूमधाम से बढ़िया राज तिलक किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, इनका एक राजधानी था कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किला में प्रताप का क्या होगा, अच्छे धूमधाम से राज तिलक किया जाता है। उधर जगमाल नाराज हो जाते हैं, और नाराज हो जाने के बाद बादशाह अकबर से जाकर क्या होता है, मिल जाते हैं। बादशाह अकबर से जब जाके मिले थे जगमाल, तो उसको एक मनसब दे देते हैं, क्या देते हैं, मनसब। जगमाल को एक मनसब देंगे, और कौन सी जगह देते हैं, जहाजपुर, जहाजपुर नाम का एक मनसब देंगे, किसको, जगमाल को। कुछ समय बाद अकबर, बादशाह अकबर से खुश हो जाते हैं, और खुश हो जाने के बाद पूरा सिरोही, आधा सिरोही को दे देते हैं, आधा सिरोही को इसको दे देंगे। सिरोही क्या कहते हैं इसका, आधा सिरोही किसको, जागीर दे देंगे। आधा सिरोही का जाहिर किसको मिल जाएगा, जगमाल को। सिरोही का क्या मिल जाएगा, जागीर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ राणा बन गया कौन, प्रताप। प्रताप क्या बन गया, राणा बन जाता है। राणा बन गया। इनका एक जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, 1572 में, 1572 में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसका आयु, इसका उम्र कितना था। अब देख लेते हैं इसका उम्र कितना था। जन्म तो हुआ है 1540 के अंदर, 1540 के अंदर हुआ है। तो देखते हैं कि 32 साल के उम्र में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक, मतलब राज तिलक हुआ था किसका, महाराणा प्रताप का। फिर देखते हैं 72 साल में क्या बन गया था, ये राजा बन गया था, राणा बन गया था। और 25 साल तक क्या किया था, पूरा राणा के राज किया था, राजा बना था 25 साल तक। मतलब 1597 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन, महाराणा प्रताप। 1597 ईस्वी में क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी सन चल रहा, तो एक सन और याद रखना है, सन में ही एक सन आता है 1536। 1536 1536 में बताया जाता है कि जब राणा सांगा, क्योंकि प्रताप का जो दादाजी हुए कौन हुए, राणा सांगा। राणा सांगा के पुत्र होते हैं कौन, उदय सिंह, और उदय सिंह के पुत्र हुए कौन, प्रताप। तो जब राणा सांगा, ये राणा सांगा युद्ध स्थल में ही मारे गए थे 1527 में। देखते हैं खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में जब मारे गए थे, तो उस समय जो मेवाड़ था वो खाली हो गया था। मेवाड़ क्या हो गया था, खाली हो गया था। जो उदय सिंह थे वो अल्पवयस्क थे, मतलब परिपक्व नहीं हुए थे राणा बनने के, परिपक्व नहीं हुए थे। तो एक व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति क्या बना देते हैं, ये एक व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति क्या किया जाएगा, यहाँ का राणा बना देते हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या था, बनवीर। क्या नाम था, बनवीर। तो बनवीर को क्या बना दिया जाएगा, मेवाड़ का राणा। जब तक, कब तक, जब तक के उदय सिंह क्या नहीं हो जाए, परिपक्व न हो जाए करके। लेकिन जब बनवीर सिंह थे, बनवीर सिंह थे जो, ये बनवीर के मन में आता है खोट, और ये खुद अब परमानेंट क्या बनना चाहते थे, राणा। इसी में जाते हैं कि 1536 में उदय सिंह को मारने वाले थे। किसको, उदय सिंह को क्या करने थे, मारने वाले थे उदय सिंह को। लेकिन वहां पे एक माँ होती है, उस धाय माँ बोलते हैं जिसको, धाय माँ क्या था, पन्ना। धाय माँ क्या था, पन्ना। पन्ना धाय माँ, ये बहुत बड़ा क्या था उस समय, देशभक्त था। अपने राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदर को क्या कर दिए थे, उदय सिंह की जगह क्या कर दिए, सुला दिए थे। और बनवीर को लगने लगा था कि उन्होंने उदय सिंह को क्या कर दिया है, मार दिया, उसकी हत्या कर दिया है। ऐसी माँ को बार बार
सादर प्रणाम है, सत सत नमन है, जो अपने राज्य के लिए, अपनी राजा की रक्षा करने के लिए अपने ही सामने अपने पुत्र को क्या कर हत्या करते हुए देखते हैं और अपने राजा को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। आज भी देखते हैं कि जो भारत देश है या फिर बहुत सारे देश हैं जिसमें बॉर्डर में रहता है, जो ये जब दो देश के बीच क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो ये पता रहता है कि कहीं न कहीं युद्ध के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन वापसी आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहता है। फिर भी जो हमारे देश की माताएं होती हैं, जो पिता होता है, देश प्रेम के लिए अपने बेटे को क्या करते हैं, उस बॉर्डर में युद्ध करने के लिए भेजते हैं। और अभी कुछ वर्ग हैं तो ऐसे सेना के ऊपर भी क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं। ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने प्राण की परवाह ना करते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने क्या प्राण त्याग देते हैं, अपना जान न्यौछावर कर देते हैं। तो बड़ा दुख होता है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं समाज में जो इनके ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि सेना किस विशेष पार्टी का है, कोई विशेष दल का है, इस विशेष दल को क्या करते हैं, समर्थन करते हैं करके। वैसी धाय माथा अपने राष्ट्र प्रेम का वो पहचान देते हैं और अपने ही सामने अपने बेटे चंद्र की हत्या होते हुए देखते हैं। इसमें कुछ कहावत भी है, मतलब कुछ कहानी मिलता है कि पन्ना धाय ने जो उदय सिंह थे, उदय सिंह को घास की टोकरी में इसे छुपा करके ले गए थे करके, लेकिन ये भ्रांतियां हैं। ये कहानी जो बताते हैं कथा, ये सच नहीं है, क्योंकि 1522 ईस्वी में जन्म हो गया था किसका, उदय सिंह का। उदय सिंह का जन्म हो गया था 1522 ईस्वी में, 1522 ईस्वी में इसका जन्म हो गया था। बात कब को है, 1536 का। तो इस समय तक लगभग ये 14-15 साल के हो गए थे। 14-15 साल के हो गए थे कौन, उदय सिंह। अब आप ही बताओ कि 15 साल के बच्चा को घास के टोकरी में छुपा करके कैसे ले जा सकता है, क्योंकि 1536 का एक घटना है और 1540 में तो प्रताप का जन्म हो गया था। तो कोई छोटा सा बच्चा है 1536 में और 4 साल बाद उसका खुद का पुत्र हो जा रहा है। तो ये जो भ्रांति हम लोग को बताया जाता है कि घास के टोकरी में छुपा करके ले गए थे, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था। उसकी रक्षा जरूर किए थे कौन, पन्ना धाय ने। पन्ना धाय ने क्या किया था, उसका रक्षा किया था। उसके बाद देखते हैं इधर प्रताप बन गया है क्या, राजा। प्रताप बन गया क्या, राजा। जैसे प्रताप राजा बनेंगे उसके बाद देखते हैं अकबर। अकबर को पता चलता है कि मेवाड़ का राणा कौन बन गया है, प्रताप। कौन बन गया है, प्रताप। तो अकबर अपना दूध भेजता है। अकबर क्या करेगा, अपना दूध भेजते हैं प्रताप से बात करने के लिए। किससे, प्रताप से बात करने के लिए क्या करेंगे, अपना दूध भेजते हैं। तो सबसे पहले किसको भेजे थे, जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची को भेजते हैं। देखते हैं 1572 में ही राणा बने थे कौन, प्रताप। और 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद में, फरवरी का महीना था जब ये राजा क्या प्रताप राजा बने थे, फरवरी का महीना था, 28 फरवरी को बन गए थे। होली का समय था। होली के समय ही इसका क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था किसका, प्रताप का। तो सबसे पहले भेजते हैं किसको, जलाल खां कोरची को भेजते हैं 1572 ईस्वी में, क्या, दूध बना करके, शांति दूध बना करके। क्योंकि ये जलाल खां जो कोरची था वो बात करने में बहुत माहिर था, अकबर के मंत्री में शामिल था जलाल खां कोरची। ये जाता है और जाने के बाद प्रताप को पहले बधाई देते हैं। क्योंकि अभी भी देखते हैं कि यदि दुश्मन देश का भी यदि कोई प्रधान मुखिया कोई बनता है, नियुक्त होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम लोग का एक सद्भावना वो होता है कि जिम्मेदारी भी होता है। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग किसका, सभी का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। कोई भी देश रहे, किसी भी पड़ोसी देश को या फिर अन्य देश को क्या करते हैं, बधाई देते हैं। जैसे मोदी जी बने थे तो अमेरिका भी क्या किया था, बधाई दिया था। चीन भी क्या करते हैं, बधाई देते हैं। नेपाल से, जापान से, सभी जगह से क्या आते हैं, बधाई आते हैं। या फिर कोई दूसरे जगह कोई राष्ट्र प्रमुख नियुक्त होता है, कोई देश का प्रमुख राष्ट्रपति बनता है, तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उसको क्या देते हैं, बधाई दिया जाता है। वैसे ही जलाल खां बधाई देने के लिए आया था किसको, प्रताप को, अकबर का दूध बन के। कि बोलता है कि प्रताप को बोलता है कि राणा आपको बहुत बहुत बधाई कि आप क्या बन गए, राणा बन गए हो। बादशाह अकबर की तरफ से मस्त गुलदस्ता लेके आते हैं, बधाई देते हैं। फिर इसको बोलते हैं कि
अब क्या करना है करके प्रताप को बोलते हैं कि क्या करना है, क्या कर लो करके संधि पहले स्वीकार कर लो, संधि मान लो। नाम मात्र का संधि था। अकबर अपनी अधीनता स्वीकार कराना चाह रहे थे किसको, मेवाड़ के ऊपर, और मेवाड़ के राजा तो प्रताप बन गए। तो प्रताप को ये बोलना चाह रहे थे कि आप हमारी क्या कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो। और किसको भेजे थे सबसे पहले, जलाल खां को। लेकिन प्रताप बोल देता है कि जहां पे देखना कि प्रताप को केवल मेवाड़ बस विरासत में नहीं मिला था, विरासत में उसको ये जो मुगल थे इससे जो दुश्मनी था वो भी क्या मिला था, विरासत में मिला था। इससे पहले उदय सिंह भी क्या किए थे, कभी भी उदय सिंह के रहते हुए, उदय सिंह के रहते हुए मेवाड़ पर जो मुगल थे कभी भी हथियार मतलब उसमें कब्जा नहीं कर पाए थे, अपने पक्ष में उसको नहीं ला पाए थे। उसके बाद गुजरात राजस्थान के कुछ हिस्से में भी तो कर लिए थे, यहाँ तक अभी वर्तमान पाकिस्तान कराची तक लाहौर तक पूरा अधिकार था किसका, बादशाह का। लेकिन एक जगह ऐसा था मेवाड़ जहाँ पे उनका अधिकार नहीं हो पाया था, उसी पे अधिकार करने के लिए पहले सांतुत दूत भेजते हैं किसको, जलाल खां को। लेकिन प्रताप का क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, मना कर देते हैं। फिर कुछ समय बीतता है, उसको लगने लगता है, बादशाह अकबर को लगने लगता है कि राजस्थान का बनना है, मेवाड़ का बना है, तो क्यों ना राजस्थान के व्यक्ति को क्या किया जाए, भेजा जाए करके। उसके बाद देखते हैं यंग है, 32 साल की उम्र में बन गए थे कौन, प्रताप, क्या बन गए थे, राणा। तो देखते हैं कि युवा है, यंग है, तो क्यों ना यंग को भेजा जाए, राजपूत है तो क्यों ना राजपूत को भेजा जाए। और ऐसा व्यक्ति खोजते हैं, उन्हीं के दरबार में कौन थे, मान सिंह। तो मान सिंह को 1573 ईस्वी में फिर भेजते हैं किसके पास, प्रताप के पास मिलने के लिए, उनकी समझौता मतलब अधीनता स्वीकार करने के लिए, समझौता करने के लिए भेजते हैं। मान सिंह जाता है, मान सिंह जैसे उसका पता चलता है कि उसको प्रताप को, मान सिंह पहले से जाकर बैठ गए थे, मतलब एक डिनर का व्यवस्था, रात्रि भोज का व्यवस्था किया गया था। इस बार प्रताप नहीं गए थे। प्रताप नहीं गए थे, किसके भेजे थे, अपने बेटे अमर सिंह को क्या किए थे, इससे मिलने के लिए भेजे थे। अमर सिंह को क्या किए थे, मिलने के लिए भेजे थे। तो अमर सिंह थोड़ा सा शरारती था, पहले से नहीं गए थे, पहले आग बैठ गया कौन, मान सिंह। मान सिंह पहले से आग बैठ गए थे। जैसे ही अमर सिंह जाते हैं, बोलते हैं कि मान सिंह को नमस्कार करते हैं, अभिवादन वगैरह करते हैं उनका, लेकिन दूर से करते हैं, दूर से क्या करते हैं, उनको नमस्कार वगैरह सब करते हैं। तो मान सिंह नाराज हो जाते हैं क्योंकि प्रताप मिलने के लिए नहीं आए हैं। अमर सिंह को बोलता है कि तुम्हारे पिताजी जो प्रताप सिंह है, जो राणा है, वो मिलने के लिए क्यों नहीं आए करके। तो अमर सिंह बोल देते हैं कि उसके पेट में क्या है, दर्द है करके, उनके पेट में क्या है, दर्द है। समझ जाते हैं कौन, मान सिंह कि मेरा क्या उपहास हो रहा है करके। इसको लगने लगता है कि मैं उस समय के पूरे भारत के जो बादशाह थे अकबर, उनका क्या हूँ, सेनापति तो है, उसका क्या दूत बन के आया हूँ। तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ का जो राणा है वो भी मिलने के लिए नहीं आया, तो एक नाराज ये था। फिर ऊपर से शरारती रहता है कौन, अमर सिंह। डिनर में पहले से आग बैठ गए थे कौन, मान सिंह। देखते हैं कि जो होस्ट होता है वो पहले आता है और जो गेस्ट होता है वो बाद में आता है यहाँ, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, गेस्ट पहले से आके बैठे हुए थे और होस्ट बाद में आते हैं। नाराज हो जाते हैं कौन, मान सिंह, और बोलते हैं कि मैं आपके जो पिताजी है प्रताप और आपका जो पेट दर्द है इसको मैं देख लूंगा, मतलब कहाँ देख लूंगा, युद्ध स्थल में क्या कर लूंगा, पूरा पेट दर्द ठीक कर दूंगा करके। कुछ कदम आगे चलता है, कुछ दूर जाता है कौन, मान सिंह। फिर इधर बोलता है कि अमर सिंह, हेलो करके बोलता है, वही थोड़ा सुनिए ऐसे करके। फिर बोलता है क्या, जो पेट दर्द है, मतलब जो युद्ध स्थल में बोलते हैं तो बोलते हैं कि अकेले मत आना, किसको भी ले आना, फूफा जी को भी ले आना करके। किसको बुलाते हैं, आप अकेले मत आना, फूफा जी को भी लेके आना। फूफा जी मतलब बादशाह अकबर, क्योंकि जो मान सिंह थी इसकी बुआ का शादी हो रखा है किससे, अकबर से। उसको देखते हैं कि 1562 में इनको पर आक्रमण किया था। ये कहाँ के थे, आमेर के क्या थे, राजा थे, मतलब राजकुमार थे। आमेर के राजकुमार कौन हुए, मान सिंह कुंवर होते हैं वहां का। तो आमेर 1562 में अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर का पहले से। इसका एक बहुत अच्छे से कहानी है, इसके बारे में भी अभी आगे अगला वीडियो हम देखेंगे, इसका बहुत अच्छे से कहानी है। अमर सिंह वापस आता है अकबर के पास और बोलता है कि पहले बहुत गुस्सा था, बोलते सीधा अकबर के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे अभी के अभी सेना दो, मैं आक्रमण करने वाला हूं किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर। बादशाह अकबर पूछते हैं कि क्या हुआ, प्रताप से क्या बात हुआ कि इतना मतलब लड़ाई की बात आ गया करके। तो बोलते हैं कि प्रताप तो मिला ही नहीं, प्रताप मिलने ही नहीं आया। तो फिर बोलता है कि किसको भेज देते हैं, अमर सिंह को। प्रताप का बेटा कौन होता है, अमर सिंह। अमर सिंह को भेज देते हैं मिलने के लिए।
तो फिर बोलता है अमर सिंह आया था करके अभी देख कर बोलता है इसकी थोड़ा शांत रहो करके। इसको बोलते हैं थोड़ा से शांत रहिए। बादशाह अकबर समझ जाते हैं कि आमेर का जो कुंवर है या फिर राजकुमार है, वो कौन है? मान सिंह। तो राजकुमार से मिलने के लिए राजकुमार आए थे, राजकुमार से मिलने के लिए राजकुमार आए थे। तो बादशाह अकबर समझ जाते हैं कि यदि राजा से मिलना है तो किसको भेजना पड़ेगा? राजा को भेजना पड़ेगा। राजा से यदि मिलना है तो किसको भेजना पड़ेगा? राजा को भेजना पड़ेगा। और भगवान दास को बोलते हैं कि भगवान दास जी आप आमेर कब के गए हुए हैं, क्योंकि आमेर के थे, आमेर कब के गए हुए हैं, तो बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए करके। तो बोलते हैं कि आप आमेर जाइए और जाते जाते प्रताप से बात कर लीजिए, थोड़ा सा प्रताप से मुलाकात करते हुए आइएगा करके। भगवान दास जाते हैं प्रताप के पास मिलने के लिए। ये भी कब जाते हैं? 1573 में जाते हैं। जब इससे मिलने के लिए गए थे कौन? भगवान दास जी। तो प्रताप इनसे बकायदा मिलते हैं। मिलने के बाद ससम्मान दोनों बैठते हैं और बैठ के आपस में बात करते हैं। भगवान दास जी बोलते हैं कि प्रताप को समझाते हैं कि देखिए जो बादशाह अकबर है उसका साम्राज्य, उसके पास शक्ति बहुत ज्यादा है। मेवाड़ बहुत छोटा सा क्या है? राज्य है। उसके पास सेना बहुत ज्यादा है, तो आप उसकी अधीनता स्वीकार कर लो, इसी में क्या है आपका भलाई है करके। लेकिन उल्टा प्रताप इसको बोलते हैं कि देखिए भगवान दास जी, जब जो मेरे दादाजी थे, मतलब प्रताप के दादाजी कौन हुए? राणा सांगा। और आपके दादाजी, इसके दादाजी कौन है? भारमल। कौन होते हैं? भारमल। यहाँ पे देख लेते हैं अलग से। प्रताप के दादाजी कौन हुए? प्रताप के पिताजी होते हैं कौन सा? उदय सिंह। और उदय सिंह के पिताजी हो कौन? राणा सांगा। राणा सांगा। और इधर कौन हुए? भगवान दास। भगवान दास। इसके दादाजी कौन हुए? भारमल। इसके दादाजी कौन होते हैं? भारमल। भारमल इसके क्या हुए? दादाजी होते हैं। तो बोलते हैं कि जिस समय राणा सांगा युद्ध करते किससे? बाबर से। तो उसी समय आमेर के शासक जो भारमल थे उन्होंने साथ दिया था किसका? राणा सांगा का। मतलब राणा सांगा के झंडे के नीचे लड़े थे कौन? भारमल सहायता किया था बाबर के खिलाफ। ये कौन सा युद्ध था? देखते हैं। 1527 का खानवा का युद्ध, जिसको कौन सा बोलते हैं? खानवा का युद्ध। इसमें साथ दिया था। प्रताप बोलता है आप मेरे से बड़े हैं, आपकी शक्ति अभी मेवाड़ से ज्यादा किसके ज्यादा शक्ति है? आमेर की शक्ति ज्यादा है। तो यदि आप बोलोगे तो आपके झंडे के नीचे मैं बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। यदि आप बोलोगे तो मैं आपके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन कभी भी जो बादशाह अकबर थे, अकबर के झंडे के नीचे या फिर अकबर संधि नहीं करूंगा करके इसको मना कर देते हैं। भगवान दास नाराज हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं। अकबर बादशाह को क्या समझाते हैं, ये भी उनका क्या होता है? समझौता भेजे थे, असफल हो जाते हैं। उसके बाद फिर भेजे थे किसको? टोडरमल को। किसको भेजे थे? टोडरमल को। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। ये भी कब आएंगे? 1573 में उसके क्या थे? वित्त मंत्री थे। टोडरमल जाते हैं। टोडरमल ही बात करने में बहुत अच्छे थे और टोडरमल प्रताप से मिलते हैं। प्रताप ससम्मान भी उससे मुलाकात करता है और मिलने के बाद बोलते हैं ये देखिए मतलब राणा को बोलते हैं, देखिए राजा प्रताप को बोलते हैं कि आप देखिए जो बादशाह अकबर है उसके पास बहुत सारा खजाना है, मैं उसका वित्त मंत्री हूँ, मेरे को पता है बहुत सारा क्या उसके पास खजाना है। आपका राज्य छोटा है, प्लस आपके पास खजाना भी क्या है? कम है। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप उसके अधीनता स्वीकार कर लो, उससे समझौता कर लो करके। लेकिन प्रताप मना कर देते हैं कि मैं उसकी अधीनता जीते जी स्वीकार नहीं करूंगा करके, और बोलते हैं कि हमारे यहाँ भामाशाह की कमी नहीं है। हमारे यहाँ भामाशाह की कमी नहीं है। भामाशाह कौन थे? ये देखते हैं। भामाशाह भामाशाह और एक आएगा ताराचंद। एक होता है कौन? भामाशाह। एक होगा कौन? ताराचंद। ताराचंद। ये दोनों जैन थे। ये दोनों क्या थे? जैन थे। और ये सेठ थे। मतलब बहुत ज्यादा इनके पास क्या था? पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था। हल्दी घाटी का जो युद्ध होगा उसमें इस दोनों ने क्या दिया था? खूब पैसा दिया था। प्रताप का पूरा समर्थन किया था। प्रताप को बहुत ज्यादा क्या दिया था? पैसा दिया था। जैन धर्म के मानने वाले थे
हम लोग केवल एक ही व्यक्ति की जानते हैं किसके, भामा शाह के बारे में, लेकिन जितना योगदान भामा शाह ने दिया था उतना ही योगदान कौन दिया था, ताराचंद ने भी दिया था। आज भी देखते हैं कि भामा शाह के नाम से केंद्र सरकार हो या फिर कोई भी राज्य सरकार हो, अधिकतर जगह देखते हैं इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। भामा शाह, दानवीर भामा शाह के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान में जो सेठ रहते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा वाले हैं, उनको अभी भी बोलते हैं कि भामा शाह है करके। तो इन्हीं भामा शाहों ने हल्दी घाटी का जो युद्ध होगा उसमें क्या किया था, बहुत सारा पैसा दिया था। तो टोडरमल को बोलते हैं कि हमारे यहाँ भामा शाह की कमी नहीं है, कोई न कोई भामा शाह मिल जाएगा, इसलिए आप अकबर के पैसा के बारे में, उसके पास कितना संपत्ति है इसके बारे में तो बताइए मत। फिर बोलता है क्या, टोडरमल बोलते हैं कि आप युद्ध के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तो फिर बोल देता है, प्रताप बोलता है कि आप बादशाह अकबर के लिए बोल दिए, हम युद्ध के लिए तैयारी कर चुके हैं, वो अपना युद्ध की तैयारी कर ले करके। फिर टोडरमल वापस चला जाता है। इस प्रकार ये चारों संधि को अस्वीकार कर देता है कौन, प्रताप। प्रताप का मानना था कि जो विद्रोह है, जो विरोध चल रहा है, वो उनके विरासत में मिला था। उसके जो दादाजी थे, उसके जो पिताजी थे, कभी तक अभी तक कोई भी मुगल या फिर जो भी बाहरी आक्रमण आक्रांता था, ये मेवाड़ को अभी तक अधीनता स्वीकार नहीं करा पाए थे, अपने कब्जे में नहीं कर पाए थे। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता है कौन, प्रताप। और प्रताप बोलता है कि, मतलब प्रताप के बारे में यही बोला जाता है कि धन गया, यदि कुछ संपत्ति चला जाएगा, कुछ संपत्ति यदि नुकसान होता है युद्ध से देखते हैं कि दोनों पक्ष का नुकसान होता है। ये जो टोडरमल बोले थे उसको, इस आपके पास संपत्ति नहीं है करके, तो बोलते हैं कि धन गया कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, स्वाभिमान यदि गया मनुष्य का तो समझो सब कुछ गया। तो अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हैं कौन, प्रताप यहाँ पे, क्योंकि यदि स्वाभिमान यदि किसी व्यक्ति का नहीं है तो व्यक्ति मृत के समान होता है। और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रताप इनसे संधि करने से मना कर देते हैं और युद्ध के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर अधिकतर व्यक्ति जो इतिहास पढ़ते हैं या फिर बहुत सारे जगह देखते हैं, ये बताया जाता है कि अकबर क्या चाहते थे, शांति चाहते थे। अकबर क्या चाहते थे, शांति चाहते थे, इसलिए प्रताप के ऊपर क्या नहीं किए हैं, आक्रमण नहीं किए हैं करके। लेकिन ये बात गलत है, इसमें अकबर के कुछ और नीति था, अकबर का नीति कुछ और था। अभी भी देखते हैं कोई बड़े देश अपने से कमजोर देश के ऊपर पहले से आक्रमण नहीं करते हैं। या फिर यहाँ पे बादशाह अकबर के ऊपर एक तो कलंक लगा हुआ था, अकबर के ऊपर क्या एक कलंक लगा था, क्योंकि इसके दादाजी का नाम क्या था, बाबर। और बाबर के बारे में पूरे इसको एक लुटेरा के रूप में जानते थे, एक विद्रोही के रूप में हम लोग क्या करते थे, जानते थे किसको, बाबर को। बाहरी आक्रांता थे कौन, बाबर। तो इसके बारे में कुछ सोच अच्छा नहीं था। इसी का पुत्र होता है हुमायूं। हुमायूं के बारे में भी जानते हैं कि वो अच्छे शासक नहीं थे, कैसे कहाँ कहाँ पे आक्रमण किया था, कौन कौन से हत्या किया था। बाबर के बारे में तो हम देखिए कैसे वो जिहाद का नारा दिया था, कैसे जिहाद किया था। तो एक इनके ऊपर कलंक तो था ही अकबर के ऊपर। अकबर ने भी बहुत बार आक्रमण किया था, बहुत सारे आक्रमण किए थे, इसके ऊपर भी कलंक लगा हुआ था। उसी को हटाने वाले थे कौन, अकबर। हटाने के लिए सब कर रहे थे ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि अकबर जो इतना बड़े बादशाह थे, छोटे से मेवाड़ में क्या नहीं किया, आक्रमण पहले से नहीं किए, आक्रमण नहीं किए हैं। ये चाह रहे खुद प्रताप सबसे पहले क्या करे, आक्रमण करे, ताकि इसको एक जवाब मिल जाए दुनिया को बताने के लिए कि मैं पहले शांति चाह रहा था, लेकिन जो सामने वाले प्रताप खुद वो शांति नहीं चाह रहे थे, इसीलिए मैं उसके ऊपर आक्रमण किया हूं करके। प्रताप भी यहाँ पे समझ चुके थे, प्रताप भी समझ चुके थे, क्योंकि अभी भी उसका जो पिताजी का उसका निधन हुआ था, राज्य अभी उतने सक्षम नहीं थे कि युद्ध किया जा सके बड़े राजाओं के साथ, इसीलिए शांतिपूर्वक इनका बात का विरोध करते रहे। जितने भी शांतिदूत बन के आए थे, इनका बात को शांतिपूर्ण क्या कर रहे, विद्रोह कर, मतलब विरोध कर रहे थे, ताकि समय कुछ मिल जाए जिससे अनाज, पैसा और सैनिक क्या इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब जब मानने से मना कर देते हैं, मानने से मना कर देते, तब होता है क्या, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध इसमें देखना यह होगा क्योंकि 1573 तक तो क्या हुआ था, शांति समझौता लेकर गए थे। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होगा, 1576 में होगा। 1576 में क्या होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। तो इन 2 साल में प्रताप ने क्या किया था और अकबर ने क्या, अकबर ने
कभी इन 2 साल में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण नहीं किया था, या कोई शांति दूत नहीं भेजे थे, कोई समझौता नहीं किए थे। तो अकबर इस 2 साल तक कर क्या रहे थे? तो देखते हैं 73 तक यह हो गया था। फिर आएगा 74, 1574। तो 1574 में जो अकबर थे वो पंजाब और गुजरात के अभियान में व्यस्त थे। पंजाब और गुजरात अभियान में बिजी थे, पंजाब और गुजरात के अभियान कर रहे थे, इसीलिए मेवाड़ पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ। उसके बाद 1575 आएगा, 1575। तो 1575 में बंगाल अभियान में गए हुए थे, बंगाल अभियान में गए हुए थे, इसीलिए इन 2 साल में कोई भी जानकारी नहीं मिलता है, क्योंकि बादशाह अकबर पंजाब और बंगाल के अभियान में बिजी थे। उसके बाद आएगा 1576। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला है, क्योंकि टोडरमल के माध्यम से बोल दिया था प्रताप कि हम युद्ध के लिए क्या हैं, तैयार हैं करके। तो फिर होगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576। 1576 जून का महीना था, इन्हीं में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। हम लोग को यह केवल यही पढ़ाया जाता है कि अकबर कितना महान थे, लेकिन अपने सेनापति किसको बनाया था? वो मान सिंह को। मान सिंह एक हिंदू राजा है और राजपूत राजा था। इसमें बताया जाता है कि अकबर कितने महान थे कि राजपूत को हिंदू को क्या बनाए थे, अपने सेनापति बनाए थे करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी अकबर का एक बहुत बड़ा साजिश था कि राजपूत को मान सिंह को क्यों बनाया था। और इन्हीं युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले स्वतंत्र रूप से मान सिंह को क्या बनाते हैं? सेनापति। स्वतंत्र रूप से क्या बनाते हैं? सेनापति। पहली बार मान सिंह बन गए थे, सेनापति हो गए। उसके बाद एक और सेनापति थे, कौन था? आसफ खां था। उसके बाद बदायूनी था। आसफ खां हुए, बदायूनी हुए और मान सिंह हुए। ये अकबर के सेनापति हुए। इधर देखते हैं प्रताप की ओर से कौन कौन लड़ रहा है। एक था राम शाह तोमर, ये था ग्वालियर का शासक। ग्वालियर का शासक था राम शाह तोमर। ये खुद आके प्रताप की ओर से लड़ने के लिए अपना बात किए थे, क्योंकि ग्वालियर के शासक थे और जो मुगल थे इनके बीच संबंध अच्छा नहीं था। मुगल और ग्वालियर के शासक के बीच संबंध अच्छा नहीं था। उसके बाद सेनापति बन जाता है कौन? कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत हम लोग देख चुके हैं पहले से। कृष्णदास चुंडावत यही प्रताप को राणा बनने में क्या किए? सहयोग किए थे। फिर एक व्यक्ति देखना है, कौन? हाकिम खासूर। अब बताओ, इधर कोई हिंदू है तो उसके बारे में बहुत बताया जाता है हम लोग को इतिहास के बारे में कि अकबर इतना महान था कि यह हिंदू को क्या बना, सेनापति बना दिया था, उसके पर विश्वास किया था करके। लेकिन हाकिम खासूर ये बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। हाकिम खासूर सेनापति के काम किए हैं प्रताप की ओर से। और ये हाकिम खासूर कौन था? ये थे शेर शाह सूरी के वंशज। शेर शाह सूरी के वंशज थे कौन? हाकिम खासूर। शेर शाह सूरी के बारे में आपको सबको पता होगा कि शेर शाह सूरी ने कैसे बाबर की सेना में रहते हुए, बाबर की सेना में रुके हुए थे। बाबर के बाद उसका पुत्र बनता है क्या? बादशाह हुमायूं। तो हुमायूं के साथ कैसे कैसे युद्ध किया था। 15 साल तक हुमायूं को भारत से बाहर भगा के रखा था कौन? शेर शाह सूरी। उन्हीं के वंशज हुए कौन? हाकिम खासूर। तो हाकिम खासूर ने प्रताप की ओर से लड़ा था। एक भ्रांति और आता है कि प्रताप और जो अकबर का युद्ध हुआ था, इसको धर्म का युद्ध बताते हैं कि 2 धर्म का, हिंदू और मुस्लिम धर्म का। 2 धर्म का युद्ध नहीं है, न इनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी था, इसमें कोई व्यक्तिगत विद्रोह है, न 2 राज्य के बीच है। इसमें बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध किया गया था। यदि धर्म के खिलाफ रहता तो अकबर की ओर से कोई हिंदू नहीं लड़ता, और यदि प्रताप की ओर से कोई हाकिम खां सेनापति नहीं रहता। यहाँ न कोई राजा का युद्ध था, क्योंकि राजा का युद्ध भी नहीं है पर्सनली, क्योंकि राजा का युद्ध रहता तो जो पुंजा भील था, वहां के जो जनजाति थे, पुंजा भील ने अपने पूरे साथियों के साथ सहयोग दिया था और इन्होंने तो बहुत परेशान किया था। जो भील थे उन्होंने, देखेंगे कैसे मुगल को इतना परेशान किया था, बहुत ज्यादा क्या किया था? परेशान किया था। अभी देखते हैं आगे। तो प्रताप की ओर से कौन कौन लड़ रहा है? राम शाह तोमर लड़ रहा है ग्वालियर का, कृष्णदास चुंडावत लड़ रहा है, हाकिम खासूर लड़ रहा है और पुंजा भील लड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ के जो लोहार थे, यहाँ के क्या थे? जो लोहार थे, वो लोग भी बहुत सहयोग दिए किसको? प्रताप को। तो प्रताप केवल अकेला से राणा बस नहीं था, राजा बस नहीं था, वो पूरा जनता उसको चाह रहा, जनता को साथ में लेके गए थे कौन? प्रताप। इसीलिए वहां के जो जनजाति हुए भील का सहयोग लिया था।
वहाँ के लोहार था, लोहार का पूरा सहयोग मिला था। यहाँ तक हाकिम खासूर का पूरा सहयोग मिला था। बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था, सहयोग किया था। ऐसा हमको बताया जाता है कि जो मेवाड़ है, महाराणा है, बाकी जो राजपूत थे उनका सहयोग नहीं किए थे, सहयोग किए थे। लेकिन जो प्रताप था उसका युद्ध लड़ने का वो क्या था, रणनीति को बदल दिया था। इससे पहले जो राणा सांगा जब आके युद्ध आके लड़े थे, उसमें देखते हैं राणा सांगा जब 1527 में बाबर के खिलाफ जब लड़े थे तो बहुत सारे राजपूत राजा इकट्ठा आए थे, एक छत्र एक झंडे के नीचे क्या किए थे, युद्ध लड़े थे। लेकिन प्रताप ने युद्ध नीति को परिवर्तन कर दिया था और बोला था कि मुगल का जो विरोध करना है वो सभी शासक अपने अपने राज्य में करेंगे, अपने अपने राज्य में उनको क्या करना है, रोकना है, सभी को अपने राज्य में युद्ध करना है करके। तो ऐसा नहीं है कि प्रताप का सहयोग कोई नहीं दिए थे, सभी का प्रताप का सहयोग मिले थे। यहाँ तक कि जनजाति, महिलाएं सब उन क्या किए थे, सहयोग किए थे। ये जो लोहार है ये बोल दिए थे कि जब तक प्रताप विजयी नहीं हो जाएगा, जब तक प्रताप विजयी नहीं हो जाएगा तब तक ये किसी एक स्थान पर नहीं रहेंगे करके। जो लोहार थे यही उनके लिए क्या करते थे, हथियार बनाते थे। ये इतना स्वामी भक्त हुए हैं, अपने देश के प्रति इतना देशभक्त हुए हैं कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ जा करके अपील किया था इन जाति से कि अब तो भारत आजाद हुआ गया है। जब महाराणा प्रताप है उसका सपना क्या हो गया, साकार हो गया था। महाराणा प्रताप का सपना यही था कि जो बाहरी विदेशी आक्रमणकारी है वो भारत से बाहर जाए। उनका कोई शासन करने का उद्देश्य नहीं था। उनका जो विद्रोह किए हैं, जो विरोध किए थे, उसका कारण यही था कि बाहरी आक्रमणकारी भारत से क्या बाहर चले जाए। तो बोलता है कि अब भारत आजाद हो गया है, जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे वो चले गए हैं, अब तो क्या आप एक जगह इकट्ठा रहो करके। लेकिन फिर भी ये कभी इकट्ठा नहीं रहते हैं, देखना ये लोग घूमते रहते हैं। कुछ व्यक्ति इसे बोलते हैं क्या बंजारे हैं करके। तो इतना स्वामी भक्त हुए थे। अब इस युद्ध में क्या क्या होते हैं देखते हैं। इधर प्रताप था, उधर कौन था, अकबर। तो पहले कौन गए थे, मान सिंह जाते हैं युद्ध करने के लिए। मान सिंह गए थे पूरा सेना लेकर के। बहुत प्रयास करने के बाद भी मान सिंह प्रताप को नहीं पकड़ पाते हैं, प्रताप को उसकी सामना नहीं कर पाते हैं, उसको नहीं पकड़ पाते हैं। उसके पास गए थे कौन, आसफ खां भी थे साथ में। लेकिन ये बदायूनी एक लेखक थे। क्या थे, लेखक थे। मान सिंह बोलते हैं कि आप एक लेखक हो, लेखक का युद्ध भूमि में क्या काम, लेखक का युद्ध भूमि में काम क्या है करके। लेकिन बदायूनी बोला था कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, युद्ध भूमि में काम नहीं है, लेकिन वहां जब हिंदू मरेंगे, हिंदू का लाश होगा तो उनसे जो खून निकलेगा उस खून से मैं अपनी दाढ़ी को लाल करूंगा करके। कौन बोलता था, बदायूनी। हिंदुओं के खून से अपने दाढ़ी को क्या करूंगा, लाल करूंगा करके बोला था कौन, बदायूनी। बदायूनी का एक पुस्तक मिलेगा यहाँ पास। उसी पुस्तक से बहुत सारे हमको जानकारी मिलता है किसके बारे में, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में मिलेगा हमको। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध दो पहाड़ के बीच हुआ था, एक दर्रा था, दो पहाड़ के बीच हुआ था। ये दो पहाड़ था, इन्हीं के बीच में ये क्या, हल्दी घाटी एक दर्रा था। ऐसा है, दर्रा आज भी है। इसमें पीलापन है, हल्दी का जैसे यहाँ का जो मिट्टी है वो कैसा है, मिट्टी कैसे है, हल्दी की तरह है, पीला है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी। घाटी है, देखना दर्रा घाटी है, यहीं पे हुआ था। एक इधर एक साइड था गोगुंडा, एक पहाड़ी का नाम क्या है, गोगुंडा, एक का नाम क्या है, गोगुंडा था। और इधर एक पहाड़ी है, इधर क्या है, खमनौर का पहाड़ी, खमनौर का पहाड़ी। इन्हीं दो पहाड़ी के बीच क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। घाटी है इसलिए आज भी हम जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। इधर थे कौन, अकबर के, और यहाँ कौन थे, प्रताप। यहाँ कौन थे, गोगुंडम कौन थे, प्रताप थे। और इधर किसका सेना था, अकबर का सेना था, अकबर का सेना था इधर। दोनों के बीच युद्ध होने वाले थे, दोनों के बीच क्या यहीं पे युद्ध होने वाले थे। तो सबसे पहले गया था कौन था, मान सिंह गया था, फिर बदायूं गया था, आसफ खां भी उसके साथ में थे। इधर तो देख ही लिए हैं। तो मान सिंह अपने इस युद्ध में सफल नहीं हो पाता, मान सिंह क्या है, युद्ध में सफल नहीं हो पाते हैं। फिर आसफ खां भी गए थे, ये भी सफल नहीं हो पाते हैं। और प्रताप को पकड़ने के लिए यहाँ पे एक कवि और था, प्रताप को पकड़ने के लिए एक कवि और थे, उसको भेजा गया था। उसका क्या नाम है, रहीम जी, अब्दुल रहीम खान खाना। इसका नाम क्या होता है, अब्दुल रहीम खान खाना। बाद में भेजते हैं,
ये अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम जी गए, अब्दुल रहीम रहीम जी अच्छा व्यक्ति थे, कवि थे, लेकिन अकबर के जो दरबार में जितने भी मंत्री थे सभी युद्ध कौशल में क्या थे, निपुण थे। ये भी बहुत अच्छे सेनापति बन के जाते हैं अकबर का। जब मान सिंह और आसफ खान नहीं पकड़ पाए थे किसको, प्रताप को, इसका सामना नहीं कर पाए थे, तो कौन गए थे, रहीम जी गए थे। रहीम जी जाते हैं और जिस पहाड़ी में छुपे हुए थे, कौन, जिस पहाड़ी में निवास करते पप्रताप, उसी पहाड़ी के पास जा करके अपना तंबू वगैरह लगा करके, डेरा लगा करके बैठ जाते हैं, कौन, रहीम जी, और शांति से बैठे रहते हैं। महीने 2 महीने 15 दिन, महीने में एक संदेश भेजते थे किसको, अकबर को, कि आज जो प्रताप है वो पकड़ने ही वाले थे, लेकिन कुछ समय मतलब छूट के भाग गए, कुछ दूरी में चूक गए करके, लेकिन चुप शांत बैठे रहते थे और ऐसी झूठी मतलब बातें अकबर को भेजते थे। अकबर बोलता था उधर से कुछ और ट्राई करो, इस बार पकड़ा जाएगा करके। 3 महीना 4 महीना बीत जाता है। 3 महीना 4 महीना बीतने के बाद अकबर बोलता है कि आप इतने दिन तक वहां कर क्या रहे हो, उतने दिन तक यहाँ पे कर क्या रहे हो, अभी तक आप किसको नहीं पकड़ पाए, प्रताप को नहीं पकड़ पाए हो। बोलता है कि आपने 2 व्यक्ति किससे पहले और भेजे थे, मान सिंह को, आपके बहुत बड़े सेनापति थे, आसफ खां को भेजे थे जो आपके बहुत बड़े सेनापति थे, उन्होंने, उनसे पूछो कि ये क्यों नहीं पकड़ पाया करके। उसके बाद रहीम जी अपना काम में लगे हुए थे कि प्रताप अच्छा व्यक्ति है, प्रताप इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है, तो हम भी अपने आगे से आक्रमण नहीं करेंगे करके, आगे से आक्रमण नहीं करेंगे करके। लेकिन इस जो प्रताप का पुत्र था, प्रताप का पुत्र था, प्रताप का बेटा हुआ कौन, अमर सिंह। प्रताप का बेटा कौन होता है, अमर सिंह। अमर सिंह एक दिन आता है और उस समय रहीम जी जो थे वो शिकार पे गए हुए थे, तो उनकी जो महिलाएं थी, उनके जो बच्चे थे, क्योंकि युद्ध में जाते थे 5 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल लग जाता था, तो पूरा फैमिली को लेकर के जाते थे। तो देखते हैं कि रहीम जी तो घर में नहीं है करके, और उनकी जितने भी महिला थी, रहीम के यहाँ जितने, उसके डेरा में जितना महिला थी, बच्चे थे, सबको बंदी बना करके अमर सिंह ले आते हैं। अमर सिंह जब ले आते हैं उसको, तो सामने थे प्रताप खड़े होते हैं, बोलते हैं कि ये कौन है करके, ये इतना सारी महिला कौन है करके। तो बोलते हैं कि वो रहीम जी के यहाँ उनके है कर, उनकी महिलाएं हैं करके। और रहीम जी शिकार करने के लिए गए हैं, तो उनको बंदी बना करके ले आता है कौन, अमर सिंह। उसी समय अमर सिंह को बहुत डांटते हैं प्रताप, और इन सभी महिलाओं से क्षमा मांगते हैं कि आप मेरी सभी बहनी हैं, बहन है, और मेरी बेटी के समान है, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं अपने पुत्र प्रताप की गलती पर करके। और एक पत्र लिखते हैं किसको, रहीम जी के, कि आपके जो महिलाएं हैं वो सब हमारे यहाँ सुरक्षित है, मैं खुद उसे लेकर के आ रहा हूँ करके। आते हैं और रहीम जी को उनकी महिलाओं को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। यहीं पर जो महिलाएं थी वो बोलते हैं कि इतने बड़े बादशाह हैं, उनका अस्तित्व रहे या ना रहे, उनका नाम भविष्य में रहे या ना रहे, जो प्रताप हैं उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा, कि जो दुश्मन की पत्नियां हैं उनको भी ससम्मान वापस किए हैं। तो ऐसे जो महान पुरुष हुए, कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ऐसे महान पुरुष हुए, इसीलिए आज जन जन के दिल में, जन जन के मन में महाराणा प्रताप वास करते हैं। इस युद्ध में बहुत व्यक्ति का मानना है कि इसका कोई परिणाम नहीं निकला है करके, कोई परिणाम नहीं निकला है करके। रहीम जी असफल हो जाते हैं, रहीम जी को वापस बुला लेते हैं। उसके बाद बादशाह अकबर खुद गए थे, बादशाह अकबर प्रताप को पकड़ने के लिए खुद गए थे, और ये उदयपुर तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, उदयपुर में जाके रुक जाते हैं। उदयपुर में जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। कुछ किए नहीं थे, अकबर भी नहीं पकड़ पाया था, बस उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर देते हैं, मोहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम केवल परिवर्तन करेंगे और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बोलते हैं कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था करके, लेकिन ऐसा नहीं है, इस युद्ध का परिणाम निकला था। इस युद्ध में बकायदा प्रताप विजयी हुए थे। विजयी केवल ये सामने जो लड़ते हैं उसको बस हम देखते हैं कि, क्योंकि विजय कैसे हुए थे देखते हैं। सबसे पहले अकबर ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बोला प्रताप को, तो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं किया। पहला विजय हुआ किसका, प्रताप का। अकबर पकड़ने के लिए बड़े बड़े सेनापति को भेजे थे,
कोई सेनापति उसमें सफल नहीं हो पाए थे। ये दूसरा विजय हुआ किसका? प्रताप का। जब असफल होकर आए थे मान सिंह हो, आसफ खां हो या फिर रहीम जी हो, तो आसफ खां और मान सिंह को अपने राज्य के दरबार से या फिर सेनापति के पद से निकाल दिया था अकबर, और दरबार में घुसने के लिए मना कर दिए थे। यदि अकबर जीता रहता तो ऐसे कौन से राजा होगा जो सेनापति जीत के आया है उसको बाहर कर देंगे, फिर राज्य में घुसने के लिए मना कर देंगे। तो ये तीसरा हार था। बदायूं अपने पुस्तक उसमें खुद क्या क्या खुद लिखा है कि इनको दोनों को निकाल दिया था करके। बादशाह अकबर खुद गए थे प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन उदयपुर तक जाते हैं, वो भी नहीं पकड़ पाए थे। अपने जो अभियान के थे उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, और केवल उसका नाम बस परिवर्तन किए थे। ये उदयपुर का नाम क्या? मोहम्मदाबाद किए थे, बाकी सफल नहीं हो पाए थे। बदायूं लिखता है अपनी पुस्तक में कि जब प्रताप का सेना आ रहा था, जब प्रताप की सेना आ रहे थे तो हम लोग क्या पीछे की ओर भाग रहे थे। तो मान सिंह की सेना क्या है? पीछे की ओर भाग रहे थे। तो बदायूं बोलता है आसफ खां को कि मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं तीर कमान जो है वो किसके ऊपर चलाऊं, तीर किसके ऊपर चलाऊं, भाला हथियार किसके ऊपर चलाऊं। तो आसफ खां बोलता है कि आप आंख बंद करो और तीर चलाओ, तलवार चलाओ, क्योंकि चाहे मान सिंह की सेना मरे या प्रताप की सेना मरे, मरेगा कौन? हिंदू ही मरेगा। और आपका जो उद्देश्य था ही कि क्या हिंदू के खून से अपनी दाढ़ी क्या करना है? लाल करना है, तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, चाहे मान सिंह की सेना मरे या प्रताप की सेना मरे। इसी समय जब प्रताप की सेना मान सिंह को पीछा करते हुए आ रहे थे, उसको भगा रहे थे, तो खुद बदायूं ने लिखा है कि हमने उसमें एक नदी है बनास नदी में 7 किलोमीटर की दूरी तक, लगभग 7 किलोमीटर दूरी तक हम लोग को भगाया था। कौन? प्रताप की सेना, प्रताप की सेना। तो इस युद्ध में जीत होता है प्रताप का, अकबर का जीत नहीं हुआ था, प्रताप का जीत हुआ था। प्रताप का उसका जो सोच है उसका जीत हुआ था। प्रताप कभी भी मुगल का अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। एक जीत उसका ये हुआ है। और देखते हैं यहाँ पे मानसिंह को क्या बनाया गया था? सेनापति। मानसिंह को क्या बनाया गया था? सेनापति बनाया गया था। तो बहुत व्यक्ति का मानना था कि अकबर क्या था? महान था कि इसको सेनापति बना दिया मानसिंह को। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो अकबर की ओर से लड़ रहा था ये तो आमेर का था। उसके साथ साथ इस आमेर के जो शासक थे भगवान दास, उसके आसपास के राजपूत भी उसके क्या करते? सहयोग दे रहे थे। बादशाह अकबर के खुद सेना में बहुत सारे राजपूत शामिल थे, और चित्तौड़ को उस समय एक बहुत अच्छा दृष्टि से देखते थे। चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। राजपूत के आन बान शान की बात है कि कोई व्यक्ति चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसीलिए मान सिंह को बोल दिया कि ये भी राजपूत है, और मान सिंह के पक्ष में रख दिया कि यदि कोई राजपूत हम लोग की ओर से लड़ेगा तो जो दूसरे राजपूत हैं वो हम लोग की ओर से क्या करेंगे? लड़ेंगे। जो हमारे सेना में जो राजपूत है, हिंदू है, जो हमारे सेना में है जो हिंदू है, वो सच्चे मन से लड़ेंगे। क्योंकि यदि मान सिंह नहीं रहता, यदि कोई दूसरा यदि इनका सेनापति यदि आसफ खां बस रहता, तो हिंदुओं के मन में आता कि हम हिंदू के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो इस युद्ध को हिंदू के खिलाफ बना दिया था। युद्ध किसका था? अकबर का। लेकिन हिंदू को हिंदू से क्या कर दिए थे? लड़ा दिए थे। राजपूत को राजपूत से क्या कर दिए थे? लड़ा दिए थे। उसके बाद भी प्रताप को नहीं पकड़ पाए थे। तो ये युद्ध में प्रताप अवश्य जीता है, और ये खुद बदायूं ने लिखा है कि इसमें युद्ध में जीता कौन था? प्रताप जीता है। ठीक, तो देखते हैं प्रताप का इस युद्ध में अवश्य जीत हुआ था। और इस युद्ध के बारे में जो वहां के इतिहासकार हुए थे या फिर वहां के जो युद्ध को देखे थे, उन सभी लोग ने अपना अलग अलग बताया था। हल्दी घाटी के युद्ध को और किस किस नाम से जानते हैं, देखते हैं। बदायूं ने क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध क्या बोला था? गोगुंदा का युद्ध। क्या बोला था? गोगुंदा का युद्ध। क्योंकि देखे हैं कि दो पहाड़ के बीच हुआ था, एक था गोगुंदा, एक था कौन सा था? खमनौर। गोगुंदा में कौन था? प्रताप की सेना था। खमनौर में कौन था? अकबर की सेना था। उसके बाद अबुल फजल ने क्या बोला है? एक के दरबार में थे, अकबर के दरबार में एक और थे, कौन से? अबुल फजल क्या बोले हैं? इसको खमनौर का युद्ध बोले हैं। क्या बोले हैं? खमनौर का युद्ध। उसके बाद आ गया कर्नल जेम्स टाट ने बोला है कि मेवाड़ का थर्मोपाली। क्या है ये? मेवाड़ का थर्मोपाली। और इसी कर्नल जेम्स टाट को हम लोग बोलते हैं राजस्थान के इतिहास का पिता। राजस्थान के इतिहास का पिता बोलते हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता।
और इसी कर्नल टांट ने बताया था कि प्रताप का जो जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था करके। नहीं तो इसका जन्म हम लोग मनाते हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को। उसके बाद एक व्यक्ति आएगा आदर्शी लाल श्रीवास्तव। आदर्शी लाल श्रीवास्तव, इन्होंने इसको बोला है बादशाह बाग का युद्ध। जगह का नाम है, जगह का नाम है बाग, उसी को बोलते हैं क्या, बादशाह बाग का युद्ध के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो सभी जितने भी थे सब अपना अपना विचार अलग अलग दिए हैं। ठीक है, अगला क्लास हम लोग बहुत जल्द देखेंगे। यदि इसके प्रताप के पूरा वंशज के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए, इसके बाद इसका जो पुत्र होगा देखेंगे, दिवेर का युद्ध कैसे होगा, प्रताप से ज्यादा शक्तिशाली उसका पुत्र अमर सिंह था। लेकिन वही बात है कि बड़े वृक्ष के नीचे में, यदि बड़े वृक्ष के नीचे कोई छोटा वृक्ष रहता है तो उसका जो छाया है, उसका जो ग्रोथ है वो नहीं दिखता। तो बहुत बड़े प्रताप बहुत बड़े क्या थे, वीर थे। इसके बाद इसका पुत्र अमर होते हैं। तो अमर सिंह के बारे में बहुत अच्छा अच्छा क्या है, कहानी है। और जो फैक्ट है अमर सिंह के बारे में, कोई मतलब भ्रांति मिलता है कि अमर सिंह के जब बैठ रहे थे एक बार जंगल में, खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, तो वहाँ के वन बिलाव घास की रोटी क्या कर देते हैं, छीन के भाग जाते हैं करके। वो अमर सिंह कैसे भी देखेंगे, जलाल खां जो आसफ खां थे उसके ऊपर कैसे भाला मारते हैं, ये सब के बारे में देखेंगे हम लोग अगला वीडियो में। यदि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ पूरा भारत के इतिहास में कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।